बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान के साथ सीज फायर नहीं बढ़ाएंगे। ईरान पर फिर बमबारी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी सेना बमबारी के लिए तैयार है। CNN को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने आने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार पहुंचे अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी राजदूत नताली बेकर से मिले हैं इशाक डार। शांति वार्ता को लेकर नताली बेकर से बात हुई है उनकी। इशाक डार ने सीज फायर आगे बढ़ाने की अपील की है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डर है वार्ता नहीं हुई तो ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध का दूसरा फेज शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यूरोप में भी युद्ध की आशंका कई गुना बढ़ गई है और इसकी वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कैसे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मध्य पूर्व में क्या हो रहा है आपको वो बता दें हैं। मध्य पूर्व में 23 साल बाद एक साथ अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट की तैनाती होने जा रही है और ओमान की खाड़ी में USS अब्राहम लिंकन मौजूद है। लाल सागर में USS जेराल्ड फोर्ड मोर्चा संभाल चुका है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश मेडागास्कर में है और ये भी जल्द अरब सागर पहुंच जाएगा, जो बताता है कि अगर ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो उस पर हमला तय है। अब यूरोप में क्या हो रहा है ये भी देखिए। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और नेटो में टकराव कई गुना बढ़ चुका है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि अब अमेरिका जंग में यूरोपीय देशों का साथ नहीं देगा, जिसका फायदा रूसी राष्ट्रपति उठा सकते हैं और इसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। रूसी बॉम्बर फिनलैंड, स्वीडन और बाल्टिक देशों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध फिर शुरू हो जाता है तो रूस यूरोप पर हमला कर देगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध 2.0 शुरू करेंगे, इसका डर बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह है वार्ता से ईरान का लगातार इनकार करना। ईरान अभी तक अपने रुख पर कायम है। उसने इस्लामाबाद वार्ता में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजने की बात कही है। इस बीच ट्रंप ने युद्ध विराम की डेडलाइन बुधवार रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है, जो उनका फाइनल अल्टीमेटम माना जा रहा है। अगर इस डेडलाइन के खत्म होने तक बात नहीं बनी तो महासंग्राम तय है। दावा है कि अगर इस्लामाबाद में वार्ता नहीं होती या वार्ता के दौरान ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आता तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को हमले की छूट दे देंगे और ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। यानी इस्लामाबाद में शांति होगी या फिर अब महासंग्राम होगा। अमेरिका ने USS जॉर्ज W बुश पर नया लेजर सिस्टम तैनात किया है और इस लेजर सिस्टम को एयरक्राफ्ट के डेक पर लोड किया गया है। अमेरिका के इस लेजर सिस्टम का नाम है लोकस्ट X3। इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन ड्रोन को तबाह करने में महारत हासिल करना है। इसके लिए ये किसी मिसाइल या गोले का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लेजर बीम के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन को हवा में राख कर देता है। लोकस्ट X3 से करीब 35 किलोवाट के लेजर बीम निकलती हैं। ये लाइट स्पीड से दुश्मन के ड्रोन को हवा में नष्ट कर देता है। ये सिस्टम ड्रोन को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक AI का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की माने तो ये एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन को ट्रैक कर सकता है और उन्हें कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक तबाह करने की ताकत भी रखता है। लेजर वेपन होने की वजह से इसे पारंपरिक हथियारों की तरह बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं होती। जब तक इसे शिप से पावर सप्लाई मिलती रहेगी, ये तब तक नॉन स्टॉप ड्रोन तबाह करता रहेगा, फिर भले उनकी संख्या 100 से ज्यादा ही क्यों ना हो। जो पहले 21 अप्रैल को रात 8 बजे खत्म होने वाला था, अब हफ्ते के मध्य तक चलेगा। अगर नई समय सीमा से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, परमाणु सुविधाओं के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के परमाणु मलबे का पूरी तरह से सफाया था, इसलिए इसे वहां से हटाना एक लंबा और कठिन काम होगा।
युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंकाओं के बीच अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान की हर गतिविधि पर 24/7 नजर रख रहा है, जिसके लिए खास तौर पर MQ-4C ड्रोन इटली से जॉर्डन भेजा गया था। अब ये ड्रोन प्रतिदिन जॉर्डन से फारस की खाड़ी तक उड़ान भरता है और ईरानी समुद्री तट के पास नजर बनाए रखता है। ये ड्रोन 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर रहकर ईरान पर नजर रख रहा है ताकि ईरानी मिसाइलों से ये सुरक्षित रहे। यूएस ड्रोन फारस की खाड़ी में मौजूद हर उस चीज को स्कैन कर रहा है जो IRGC से संबंधित है, फिर चाहे वो मिसाइल साइट हो, बंदरगाह हो या फिर ईरान के कभी नहीं डूबने वाले वो द्वीप जिन्हें अनसिंकेबल शिप कहा जाता है। हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों से हम युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की 87% जनता अमेरिका से युद्ध जारी रखना चाहती है। इस दावे का आधार एक सर्वे को बताया गया है। अब तक ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब खेल बदल गया है। ट्रंप की टीम वार्ता करने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन उन्हें बात शुरू करने के लिए ईरान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन ईरान से जवाब नहीं बल्कि शर्तें मिल रही हैं। सोमवार को पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका इंतजार करता रह गया और अब सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका को इंतजार करवा कौन रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान या कोई और? ट्रंप समझौता मांग रहे हैं और ईरान वार्ता से मना कर रहा है। यानी अब सवाल सिर्फ डील का नहीं, इज्जत और दबदबे का भी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार सख्त डेडलाइन तय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तय समय तक समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर बढ़ाना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ सोमवार का पूरा दिन ईरान की ओर से वार्ता के लिए सहमति मिलने के इंतजार में गुजर गया। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं, आर्थिक नाकाबंदी, समुद्री घेराबंदी और बड़े हमले की चेतावनी। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि ट्रंप ईरान के ट्रैप में है। अमेरिका इंतजार कर रहा है और ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। और ईरान की सबसे बड़ी शर्त, जब तक घेराबंदी खत्म नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। इस पूरी कूटनीति के केंद्र में जो सस्पेंस है उसे इन ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल सोमवार का पूरा दिन वॉशिंगटन के लिए भारी रहा। एक तरफ जेडी वेंस समेत ट्रंप की पूरी टीम इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी, वहीं अमेरिकी एयरबेस के रनवे पर विमान उड़ने के लिए तैयार खड़े थे और ट्रंप की टीम को इंतजार करना पड़ रहा था। इंतजार तेहरान के उस ग्रीन सिग्नल का जो सोमवार की रात तक नहीं मिला। ईरान एक ही बात पर अड़ा है, पहले होर्मुज से अमेरिकी घेराबंदी हटाओ, फिर बातचीत की मेज पर आओ। और ईरान की इसी जिद ने सुपर पावर अमेरिका को इस कदर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप को न चाहते हुए भी सीज फायर बढ़ाने का संकेत देना पड़ रहा है। अब दबाव की इस जंग को और बेहतर तरीके से समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनके पास सीज फायर की डेडलाइन है और जिन्होंने ईरान की आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिका ने होर्मुज को भी घेराबंदी कर रख दिया है। ट्रंप ईरान को बार बार जमीनी हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ IRGC की वो दीवार है जिसका नेतृत्व मुज्तबा खामेनेई और अहमद वाहिदी कर रहे हैं और वो वार्ता को तैयार नहीं है। ईरान की रणनीति है, देरी करो, कड़ा रुख अपनाओ और तब तक वार्ता से इनकार करो जब तक अमेरिका झुक ना जाए। और इन दोनों के बीच फंसा है पाकिस्तान, जहां जेडी वेंस की डिप्लोमेसी इस नो मैंस लैंड में कोई रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्लाह खामेनेई, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के NSA मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, IRGC का चेहरा बने इस्माइल बकाई या फिर कोई और? जवाब है अहमद वाहिदी। माना जा रहा है कि सोमवार को जो देरी हुई वो मुज्तबा खामेनेई का नहीं बल्कि अहमद वाहिदी का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अहमद वाहिदी डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को टेस्ट कर रहे थे। वाहिदी का मानना है कि जब तक अमेरिका रक्षात्मक मुद्रा में नहीं आता तब तक ईरानी प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान जाना कमजोरी माना जाएगा। यही वजह है कि वाहिदी ने वार्ताकारों को तब तक रोके रखा जब तक कि दबाव चरम पर नहीं पहुंच गया। अब सवाल यह है कि क्या सच में ये वार्ता होगी? इसका जवाब तेहरान के विदेश मंत्रालय के पास भी नहीं है, क्योंकि असल फैसला तो अब IRGC के हाथ में है।
इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये है अहमद वाहिदी, ईरान का वो नया शक्ति केंद्र जिसने इस वक्त पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। वाहिदी सिर्फ IRGC के नए चीफ नहीं है, बल्कि वो बैथ सिस्टम यानी सर्वोच्च नेता के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार हैं। कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख रह चुके वाहिदी को बम धमाकों का एक्सपर्ट और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जाता है। वॉशिंगटन की डिप्लोमेसी के सामने आज वाहिदी सबसे बड़ी दीवार बन गए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर अहमद वाहिदी की मर्जी नहीं तो ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद की मेज पर कदम नहीं रखेगा। अमेरिका भले दुनिया के शक्ति समीकरण बदल दे, देशों की आर्थिक स्थिति और सामरिक हालात को तोड़कर रख दे, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि वो भूगोल नहीं बदल सकते हैं। ईरान धरती के एक ऐसे अहम केंद्र के पास है जिसका दबाव पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसीलिए ट्रंप का दम भी घुट रहा है। ट्रंप ने होर्मुज़ में नाकाबंदी इसलिए शुरू की ताकि ईरान बातचीत पर मजबूर हो जाए, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। अमेरिका के युद्ध छेड़ने और नाकाबंदी से खाड़ी देशों की चिंता बढ़ रही है। खाड़ी देशों की शासन व्यवस्था में अमेरिकी विरोधी विचार पनप रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या सोच रहे हैं खाड़ी देश और कैसे अरब में अमेरिकी समीकरण बिगड़ रहे हैं। अनुमान है कि ईरान को रोजाना लगभग $435 मिलियन यानी 4060 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी से पहले ईरान रोजाना 15 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था, जो इस वक्त पूरी तरह बंद है। इससे उसे हर दिन होने वाली $139 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई है। खर्ग आइलैंड से ईरान का 92% तेल निर्यात होता है, जो पूरी तरह से ठप है। तेल निर्यात न होने की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो रही है। अगर नाकाबंदी जारी रही तो ईरान को अपने ऑयल फील्ड बंद करने पड़ेंगे, जिससे सालाना $15 बिलियन यानी 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। होर्मुज़ पर इस वक्त दोहरी नाकाबंदी है। ईरान के जहाजों को अमेरिका रोक रहा है, उन्हें ईरानी पोर्ट से निकलते ही लौटा दिया जाता है या फिर सीज कर लिया जाता है। दूसरी तरफ ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को होर्मुज़ पार करने की इजाजत नहीं दे रहा है और 3000 से ज्यादा जहाज अटके हुए हैं। नाकाबंदी के दौरान अमेरिका का दावा है कि ईरान के 26-27 जहाजों को होर्मुज़ क्रॉस करने से रोका जा चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि उसके जहाजों की आवाजाही सामान्य तरीके से हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इस पर ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक समझौता नहीं होगा। अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए होर्मुज़ सुरक्षित है, लेकिन ईरान कह रहा है कि बिना अनुमति के कोई नहीं जा सकता। कि ट्रंप ऐसे माफिया की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो दुश्मन को कार की डिक्की में डालकर दबाव बनाता है। ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले करना युद्ध अपराध है और स्टारमर को इसकी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए। खाड़ी देशों के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की कोशिश ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म करने के बजाय उसे मैनेज करके युद्ध से निकलने की है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तेहरान की पकड़ और ज्यादा मजबूत होने का जोखिम पैदा हो जाएगा। इससे वैश्विक आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन अरब में अनिश्चितता बनी रहेगी। खाड़ी देश न समझौते में शामिल हैं, न ही उन्हें इससे कोई सुरक्षित भविष्य की उम्मीद है। ईरान ने 39 दिन के युद्ध में इराक पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल, 150 क्रूज मिसाइल और 700 UAV यानी ड्रोन हमले किए हैं। इसी तरह कुवैत पर 336 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 क्रूज मिसाइल और 740 ड्रोन दागे। सऊदी अरब पर 136 बैलिस्टिक मिसाइल, 8 क्रूज मिसाइल और 854 ड्रोन हमले किए गए। UAE पर 537 बैलिस्टिक मिसाइल, 26 क्रूज मिसाइल और 2256 ड्रोन फायर किए गए। कतर पर यह आंकड़ा 227 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 111 ड्रोन का है। इजराइल पर 600 बैलिस्टिक मिसाइल और 50 क्रूज मिसाइल सहित 765 ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, 81 क्रूज से अटैक किया गया क्रूज मिसाइल से और 73 ड्रोन अटैक किए गए। ओमान पर मिसाइल एक भी नहीं चलाई गई, लेकिन 16 ड्रोन हमले जरूर किए गए। साइप्रस में भी ओमान की तरह औरों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित इस इलाके को माना गया। सिर्फ यहाँ पर 16 ड्रोन हमले हुए हैं। तुर्की पर सिर्फ 4 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए।
अजरबैजान भी ईरानी मिसाइलों से सुरक्षित रहा, लेकिन 2 ड्रोन हमले इन्हें भी झेलने पड़े। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वार्ता को लेकर IRGC का बड़ा बयान आ गया है। हमारी शर्तों पर ही बात होगी। IRGC अपने इरादों में साफ है। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, बात नहीं होगी। ईरान जीत की ओर, इसलिए शर्तें भी हमारी। फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका का दावा है कि चीन से ईरान को हथियारों की सप्लाई हो रही है और इसके लिए ईरानी कंटेनर शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि चीन ने आश्वासन दिया है कि ईरान को हथियार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अब दावा है कि 19 अप्रैल को जब्त किए गए जहाजों से हथियार बनाने के काम आने वाले उपकरण मिले हैं। सवाल यह है कि अमेरिकी नाकाबंदी के दौरान भी क्या चीन के हथियार ईरान पहुंच रहे हैं? इस रिपोर्ट में जानिए चीन कैसे ईरान की मदद के लिए ऑपरेशन डार्क चला रहा है। कि ईरानी जहाज पर चीन से भेजे गए मिसाइल केमिकल्स लदे थे, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। ईरानी जहाज पर सोडियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट होने का शक है। सोडियम परक्लोरेट को रासायनिक प्रक्रिया के बाद अमोनियम परक्लोरेट में बदला जाता है। अमोनियम परक्लोरेट सॉलिड मिसाइल फ्यूल के लिए जरूरी है, जो मिसाइलों और रॉकेट्स को उड़ान के लिए थ्रस्ट देता है। आमतौर पर मिसाइल के फ्यूल का 70% हिस्सा इसी से बनता है। जनवरी 2025 में भी ईरान को चीन से सोडियम परक्लोरेट की बड़ी खेप मिली थी। ये 2 जहाजों MV कोलबान और MV जेरान से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचा था। दोनों जहाज चीन के ताइकांग पोर्ट से निकले और लगभग 3 हफ्ते की यात्रा के बाद बंदर अब्बास पहुंचे थे। 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से 260 खैबर शिकन मिसाइलों का ईंधन तैयार हो सकता है। चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है और बदले में इन्हीं जहाजों में हथियार लादकर भेजे जाते हैं। ईरानी तेल टैंकर खर्ग द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्ग के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां मलेशिया के जोहर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेंज़ेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। शेंज़ेन पोर्ट से हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण लादे जाते हैं। टॉस्का का रूट ऐसा ही था। ये चीन के ताइकांग पोर्ट पर रुका, यहाँ से कुछ केमिकल रखे गए। इसके बाद ये गाओलान पोर्ट पहुंचा, जहां से सैन्य उपकरण रखे गए। 39 दिन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति देखी। ईरान ने बता दिया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से रोकना असंभव है, जिससे न सिर्फ अरब देशों में भय है, बल्कि अमेरिका और यूरोप की कंपनियों को भी अब अमेरिकी सुरक्षा कवच पर भरोसा नहीं रहा। रिपोर्ट्स में दावा है कि मध्य पूर्व में मौजूद तेल कंपनियों ने अब तक नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। कि पश्चिमी तेल कंपनियां अरब से दूर व्यापार के अवसर तलाश रही हैं। इसकी बड़ी वजह ईरान और उसकी सेना का डर बताया गया है। रिपोर्ट में दावा है कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और अन्य बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने नए तेल और गैस क्षेत्रों की खोज तेज कर रही हैं। ऐसे क्षेत्र जो ईरान से जुड़े खतरों से कोसों दूर हैं। एक्सॉन ने हाल ही में नाइजीरिया के गहरे समुद्री तेल क्षेत्रों में $24 बिलियन के निवेश की योजना पेश की है। शेवरॉन ने भी वेनेजुएला में अपना कारोबार बढ़ाने पर काम तेज कर दिया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने नामीबिया के तटों पर तेल ब्लॉकों के शेयर खरीदे हैं और फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ने तुर्की के साथ एक गैस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक वो गैस के नए भंडारों की तलाश करेगी। एक्सॉन मोबिल के कतर की LNG में 80% शेयर हैं और शेवरॉन के इराक और इजराइल में 15% की हिस्सेदारी है। बाल्टिक के आसमान में रूस के परमाणु क्षमता वाले Tu-22 बॉम्बर उड़े तो यूरोप के नेटो देश दहशत में आ गए। 4 घंटे तक बाल्टिक का आसमान जंग का मैदान बना रहा, जहां एक तरफ रूस के परमाणु बॉम्बर्स के साथ सुखोई 35 थे, तो दूसरी तरफ नेटो के ग्रिपेन जेट्स। सवाल यह है कि पुतिन ने अचानक यूरोप को क्यों डरा दिया।
Tu-22M3 बॉम्बर परमाणु बम और भारी मिसाइल ले जा सकता है। समुद्र और जमीन दोनों पर हजारों किलोमीटर तक हमला कर सकता है। नेटो और रूस के बीच टकराव का कारण है यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन के जीते हुए इलाके पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन यूरोपीय हथियारों से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन रूसी सेना की ईंधन सप्लाई लाइन काटने के लिए लगातार रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा है। बीते 3 दिन से जारी हमलों का जवाब रूस ने आज दिया है। पुतिन का ऊर्जा दहन प्रतिशोध। यूक्रेन के 10 शहरों में विस्फोट। रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर ज़ेपोरिजिया और आसपास के इलाकों में 725 हमले किए, जिसमें 495 कामिकाज़े ड्रोन से किए गए। ज़ेपोरिजिया, विल्यांस्क, हुलाईपोले समेत 20 से ज्यादा गांवों को निशाना बनाया। करीब 18 एयर स्ट्राइक और इखिव, मालो-कैतरिनिवका में की गई। 200 से ज्यादा आर्टिलरी हमले स्टेपनोहर्स्क और प्रिमोर्स्को में हुए। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति दहले रूस के ऊर्जा केंद्र।